नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस ऐतिहासिक मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक प्रोफेसर के तौर पर मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि इतिहास इतिहास सिर्फ उबाऊ तथ्यों का कोई पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जीवंत, सांस लेती हुई कहानी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है? वो लंबी चौड़ी तारीखें। वो तो बस नंबर्स की एक बोरिंग लिस्ट लगती हैं, है ना? खैर, आज हम इस रट्टा मारने वाली पुरानी आदत को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। आज का हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। महात्मा गांधी जी की पूरी टाइमलाइन को एक बेहद शानदार और कभी ना भूलने वाले मेमोरी कोड के जरिए अनलॉक करना। अब एक सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, आखिर एग्जाम्स के लिए इन ऐतिहासिक तारीखों को याद रखना इतना मुश्किल क्यों है? सच कहूं तो ये एक बहुत ही आम परेशानी है जिससे हर स्टूडेंट गुजरता है। हमें इतिहास की पूरी कहानी तो बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जैसे ही क्रूशियल एग्जाम्स में वो एग्जैक्ट साल या तारीख याद करने की बारी आती है, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। याद करना जितना मुश्किल लगता है, भूलना उतना ही आसान। तो इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि हमें इस रट्टाफिकेशन वाले पुराने तरीके को छोड़ना होगा। इसकी जगह हम कहानियों से सीखने वाले तरीके पर शिफ्ट होंगे। जरा सोचिए, कितना दिलचस्प होगा अगर हम इन बोरिंग नंबर्स को मज़ेदार, फोनेटिक यानी आवाज़ से जुड़ी कहानियों में बदल दें। हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिनकी आवाज़ सीधे उस साल के नंबर से कनेक्ट हो जाएगी। यकीन मानिए, एक बार आपको ये कोड समझ आ गया ना, तो सही साल आपके दिमाग में चुटकियों में फ्लैश होगा। तो चलिए, बिना देरी किए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा अध्याय 1, दक्षिण अफ्रीका के वर्ष, यात्रा की शुरुआत। हमारे आज के सफर का सबसे पहला एंकर पॉइंट है ये साल 1893। अगर हम उस वक्त के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को देखें तो ये वो दौर था जब पूरी दुनिया औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बिल्कुल चरम पर थी। और ध्यान दीजिए, हमारी पूरी लिस्ट में ये इकलौती ऐसी तारीख है जो 1800 के दशक की है। यही वो साल है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब सवाल यह है कि इसे हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। इसके लिए ना एक बहुत ही मजेदार मेंटल इमेज बनाते हैं। बस आंखें बंद करके ये सोचिए कि अफ्रीका जाने के लिए उन्हें पूरा समंदर तैरकर पार करना पड़ा। अब ये जो शब्द है ना, तैरकर, ये सुनने में कैसा लगता है? थोड़ा ध्यान से बोलिए। तैरकर, 93 यानी 93। है ना कमाल की ट्रिक? बस यहीं से हमें हमारा साल मिल जाता है, 1893। इसके बाद अफ्रीका पहुंचकर उन्होंने विदेशी जमीन पर अपना सबसे पहला सत्याग्रह किया। साल था 1906। अब इस 1906 को कैसे याद रखें? देखिए, बहुत ही लॉजिकल है। उनका पहला सत्याग्रह कैसा रहा? वो बहुत ही अच्छे से कामयाब हुआ। अब इस अच्छे से वाले हिस्से पे फोकस कीजिए। अच्छे में 6 की आवाज छिपी है। अच्छे 6, तो साल क्या बन गया? 1906। बिल्कुल सिंपल और सीधा कनेक्शन। चलिए अब समय चक्र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आ जाते हैं 1915 पर। दुनिया इस वक्त प्रथम विश्व युद्ध की आग में बुरी तरह जल रही थी और ठीक इसी बीच गांधी जी की भारत वापसी होती है। उनकी ये वापसी कोई आम वापसी नहीं थी, एकदम तूफानी थी। अंग्रेज उनकी इस स्पीड से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि आते ही उन्होंने गांधी जी को कैसरे हिंद का अवार्ड दे डाला। इस इवेंट को याद रखने की ट्रिक तो और भी आसान है। अब बस ये इमेजिन कीजिए कि अफ्रीका से भारत का वो इतना लंबा सफ़र उन्होंने सिर्फ 15 दिनों में तय कर लिया। 15 दिन का सुपर फास्ट सफ़र, और साल भी 1915। इन दोनों चीज़ों को एक साथ लिंक कर लीजिए, 15 दिन और 1915। फिर ये आपके दिमाग से कभी नहीं स्लिप होगा। अब 1915 में भारत वापस आकर गांधी जी बिल्कुल भी रुके नहीं। फौरन बिना एक भी पल गंवाए उन्होंने अगले ही साल यानी 1916 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और वो कदम था साबरमती आश्रम की स्थापना। अब देखिए, इसके लिए हमें किसी भी खास फोनेटिक ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। 1915 में उनकी वापसी हुई और उसके जस्ट बाद तुरंत 1916 में साबरमती आश्रम बना दिया गया। ये घटनाओं का एकदम सीधा और लॉजिकल सीक्वेंस है जिसे क्रोनोलॉजिकली याद रखना बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं हमारे अध्याय 2 की तरफ, वापसी और शुरुआती संघर्ष, जन आंदोलनों की शुरुआत। तो भारत की धरती पर गांधी जी का जो पहला सबसे बड़ा आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह, साल 1917 में। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, ठीक इसी साल दुनिया रूस की ऐतिहासिक क्रांति यानी रशियन रेवोल्यूशन की भी गवाह बन रही थी। खैर, इस साल 1917 को याद रखने का जो हमारा मेमोरी कोड है ना, वो बहुत ही शानदार है।
सबसे मजेदार बात यह है कि इसका जवाब खुद इसी शब्द में छिपा हुआ है। सत्याग्रह शब्द की शुरुआत कैसे होती है? सत्य से। और ये जो सत्य है ये बोलने और सुनने में बिल्कुल 17 यानी 17 जैसा लगता है। सत्य 17 मैच हो गया ना? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? जी हाँ, 1917 में। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है 1918 के अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन की तरफ। ऐतिहासिक रूप से ये वो समय था जब पहला विश्व युद्ध बस खत्म ही हो रहा था और पूरी दुनिया स्पेनिश फ्लू महामारी का भयंकर सामना कर रही थी। और भारत में ये वो ऐतिहासिक क्षण था जहाँ पहली बार भूख हड़ताल को एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। अब 1918 को कैसे लॉक करें? इसके लिए हम एक बहुत ही बेसिक और लॉजिकल रूल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, कानून के हिसाब से मजदूरी करने की या लेबर की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 18 साल होती है ना। बस इसी न्यूनतम उम्र 18 से हमें इन मिल मजदूरों के इस खास आंदोलन का साल मिल गया, 1918। है ना एकदम आसान। इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। इसके लिए ना अपने दिमाग में एक बड़ा ही दिलचस्प विजुअल बनाइए। सोचिए कि दो टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में डटी हुई हैं और दोनों बिल्कुल बराबर की हैं। एक टीम में 19 लोग हैं और जो दूसरी विरोधी टीम है उसमें भी 19 ही लोग हैं। 19 बनाम 19। ये जो दमदार 19-19 का विजुअल है ये आपको सीधे 1919 तक ले जाएगा, जब सारे भारतीय एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। इतने सारे प्रयासों के बाद भी जब अंग्रेजों पर कोई खास असर नहीं हुआ तो फाइनली सब्र का बांध टूट ही गया। साल 1920 में ये वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने एक विशाल असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जन्म दिया। इस वक्त गांधी जी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, बस अब और नहीं, अब हमारी तरफ से कोई सहयोग नहीं होगा। अब इस छोटे से शब्द बस की आवाज पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बस और 20 यानी 20, इनकी आवाज आपस में बिल्कुल मिलती जुलती है। बस 20। इसी एक शब्द से असहयोग आंदोलन का साल 1920 हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। अध्याय 3, समझौते और सविनय अवज्ञा, अंतिम प्रहार। अब हम बीच के इन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वर्षों का एक क्विक रैपिड फायर रिव्यू करेंगे, ठीक है? तैयार हैं? तो सुनिए। जब गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो कहा गया कि अब 24 घंटे लगातार लड़ाई चलेगी, यानी 1924। उसके बाद ऐतिहासिक दांडी मार्च जो कि नमक से जुड़ा था। उस वक्त दुनिया ग्रेट डिप्रेशन यानी भारी आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, तो हमने इमेजिन कर लिया कि उस वक्त नमक की कीमत 30 रुपए किलो थी, यानी 1930। फिर आया गांधी इरविन पैक्ट जिसका मेन मकसद था एकता बनाना। एकता से हमें याद आता है 31, तो साल हो गया 1931। और अंत में पूना पैक्ट, जब अंबेडकर जी के साथ फाइनली बात बन गई तो सब अपनी बत्तीसी दिखाकर मुस्कुराए, तो साल हो गया 1932। देखा कितनी तेजी से हमने ये चारों साल कवर कर लिए। और अब समय आ गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े और सबसे निर्णायक मोड़ का, साल 1942। दूसरा विश्व युद्ध इस समय पूरी दुनिया को बुरी तरह हिलाकर रख रहा था और उसी दौरान भारत में एक ही गूंज उठी, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इस दौरान गांधी जी ने एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट दिया था, करो या मरो। उन्होंने अंग्रेजों को एकदम क्लियर कट अल्टीमेटम दे दिया कि अब तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा। अब सोचिए, ये जो उनका इतना दमदार बयान था, ये शब्द बयान सुनने में कैसा लगता है? बयान की आवाज बिल्कुल 42 यानी 42 जैसी आती है। बयान 42, 42, इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन का साल 1942 हमारे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे हर एक बोरिंग सी लगने वाली तारीख के पीछे हम एक मज़ेदार कहानी खोज सकते हैं। देखिए, इतिहास सीखना न सिर्फ सूखे फैक्ट्स को रटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो उन तारीखों के पीछे छिपी हुई दिलचस्प कहानियों को डिकोड करना है। जब हम अपनी पढ़ाई में इस तरह की क्रिएटिविटी ले आते हैं ना, तो फिर कुछ भी भूलना लिटरली नामुमकिन सा हो जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इतिहास का वो कौन सा अगला अध्याय है जिसे हम इसी तरह अपने मेमोरी कोड्स और कहानियों से अनलॉक करेंगे। आज के स्पेशल मास्टरक्लास विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास के इन गहराइयों को इसी तरह डिकोड करते रहिए और सीखते रहिए।